नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राउटर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि संडे के दिन आपको कोई ना कोई क्लास मिलती रहेगी, तो मेरी कोशिश वही है कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा आपको कोई ना कोई एक क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो सिलेबस छूटा हुआ है वो सिलेबस मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा पाऊँ, है ना। तो उसी क्रम में आज जो पहली क्लास आपको देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इससे पहले क्लासेस आपके इस चैनल पर नहीं मिली हैं। अगर आपको बेसिक एकदम स्टार्टिंग से चीज़ें स्टार्ट करनी हो तो आपको यहाँ पे 2 क्लासेस हैं जो मिल जाएंगी, जो आपका बेसिक वहाँ पे दिया हुआ है कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको 2 क्लासेस में यहाँ पे दे दी हैं। उसके बाद भी यहाँ से आगे और कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को जो बेसिक आपकी थ्योरी है। लेकिन आज की जो क्लास है, क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आज हम लोग गरीबी पे बात करेंगे, तो आज की जो क्लासेस है आपकी वो यही पॉवर्टी पे होने वाली है, यानी कि गरीबी पे होने वाली है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके गरीबी के बारे में चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। गरीबी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इकोनॉमी का जो इंडियन इकोनॉमी है उसके टॉपिक को हमने 10 यूनिट में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, ये जो 10 यूनिट हैं, इस यूनिट में आपकी जो प्रमुख बुनियादी अवधारणाएं हैं उसके बारे में लगभग मैं चर्चा कर चुका हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बचा होगा वो मैं भी कुछ समय में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बैंकिंग और वित्तीय बाजार जो आपकी सेकंड यूनिट है, और तीसरी जो यूनिट है वो बजट और राजकोषीय नीति है, जो हम आने वाले समय में जैसे ही बजट कंप्लीट होगा तो बजट के बाद हम यहाँ पे क्लासेस दे देंगे इसकी। ठीक है, और उसके बाद जो यूनिट है यहाँ पे अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ, तो इसी टॉपिक को आज हम कवर करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि इस पर लगभग 2 से 3 क्लासेस आपको लगेंगी, हो सकता है 4 क्लासेस भी हो जाएं, क्योंकि ये इसमें 2 टॉपिक काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं ये। तो जो चौथी यूनिट है आज की जो अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ, तो जो चैलेंजेस होते हैं जो इकोनॉमी में, उस चैलेंजेस की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए गरीबी एक समस्या है ना, ठीक है, तो गरीबी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, और साथ ही मुद्रास्फीति की बात करेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको ये चैलेंजेस हैं, यानी कि ये क्या है, चुनौतियों के रूप में यहाँ अर्थव्यवस्था में देखे जाते हैं कि इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 10 यूनिट है, इस पूरे 10 यूनिट को भी कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय रहते हुए चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी की जो यूनिट है, जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम लोग समझेंगे, राष्ट्रीय आय को समझेंगे, नए जो क्षेत्रक हैं उसको भी समझेंगे, वैश्विक संस्थाएं हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, भुगतान संतुलन को समझने का प्रयास करेंगे, और जो अन्य चीज़ें हैं जैसे छूट जाती हैं, जैसे जनसंख्या वगैरह जैसी चीज़ें हैं, तो उनको भी यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम आज का जो टॉपिक है वो है गरीबी, और उस गरीबी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक आज का हमारा होने वाला है वो है गरीबी और असमानता, यानी कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को समझेंगे। देखिए, इनइक्वालिटी कुछ और नहीं है, ये भी हम लोग इसको गरीबी में ही जोड़ के समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये गरीबी नहीं है वास्तविकता में। ये जो असमानता है ये वास्तविकता में कोई गरीबी नहीं है, लेकिन हाँ, सापेक्षिक रूप से अगर चीज़ें देखेंगे तो आपको अलग दिखाई देंगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इनके बारे में समझेंगे। तो पहला टॉपिक आपका गरीबी है, उसके बाद हम लोग असमानता की तरफ बढ़ेंगे। और गरीबी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गरीबी एवं असमानता, यानी कि गरीबी के कारण देखेंगे, अवधारणाएं समझेंगे, गरीबी कैसे मापी जाती है यानी कि माप की बात करेंगे, कैसे अनुमान लगाया जाता है, तुलना इसकी कैसे की जाती है। तो इस सारे चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो गरीबी है आपकी, गरीबी और असमानता, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो परिभाषा की बात करेंगे, गरीबी के प्रकार की बात करेंगे, गरीबी का मापन करेंगे। हाँ, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, आपको नोट्स बनाना है।
ठीक है, केवल चीज़ें देखने से या केवल सुनने से चीज़ें नहीं होंगी, आपको अपना खुद का नोट्स तैयार करना होगा। मेरे साथ साथ यहाँ पे जो क्लास कर रहे हैं बच्चे, वो क्लास करते करते अपना नोट्स तैयार करते रहेंगे। आप कहेंगे अगर मैं फास्ट हूँ तो थोड़ा मैं स्लो कर दूँगा, बाकी आप वीडियो को रोक करके भी आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो कि मैं फास्ट हो गया हूँ तो वहाँ पे आप रिपीट कर लें, चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से लिखने का प्रयास करें, यानी कि अपना नोट्स अच्छे से बनाएं। ठीक है, यही नोट्स आपका बार बार काम आने वाला है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आपके नोट्स आपके लिए मुख्य रामबाण होते हैं, प्रमुख तरीके से वही आपके सिलेक्शन की तरफ आपको लेकर के जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो गरीबी का मापन होगा, गरीबी जो भारत में जो गरीबी है उसके मापन की बात करेंगे। बहुआयामी गरीबी, जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी है, उसकी बात करेंगे। गरीबी के कारण को समझेंगे, गरीबी के समाधान हेतु जो सरकारी प्रयास हैं उनकी बात करेंगे, मूल्यांकन करके देखेंगे, कुछ सुझाव है हमारी तरफ से वो सुझाव देखेंगे, और कुछ जो क्वेश्चन है मैं बीच बीच में वो क्वेश्चन आपको देता हुआ रहूँगा, जिससे आपको ये चीज़ें मिलती रहे कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ परिभाषा यानी डेफिनेशन की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गरीबी की परिभाषा समझने से पहले, यानी गरीबी क्या है, यानी कि गरीबी क्या है, इसको समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गरीब कौन है। ठीक है, अब ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। तो अगर डेफिनेशन समझें तो गरीबी कोई अभिशाप या पाप नहीं है। ठीक है, कोई ये पाप नहीं है कि आप पुराने जन्म में करके आए हैं या इस जन्म में आपने पाप कर दिया है, इस वजह से आप क्या हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो है क्या, गरीबी एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जो मुख्य रूप से, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे आर्थिक संसाधन की कमी होना, जो आर्थिक संसाधन है उनकी कमी होना, अर्थात आप कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा या स्वास्थ्य, ऐसी चीज़ों का क्या होना, कमी होना, या उन तक पहुंच का ना होना, ये आपके आर्थिक संसाधन की कमी होगी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि विकल्पों की कमी होना, या ये भी कह सकते हैं कि विकल्पहीन होना। ठीक है, अब विकल्पहीन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है और आपके पास इनकम नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है, तब इस वजह से क्या होगा, अगर पैसा नहीं है तो पैसा ना होने की वजह से आप असक्षम हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो क्षमता है पढ़ने लिखने की वो एक तरीके से क्या हो जाएगी कि विकल्प नहीं है आपके पास, इसलिए आप एक दुष्चक्र में फंस गए जो कि गरीबी है। और इससे निकलने के लिए आपको इन विकल्पों की आवश्यकता होगी, इन आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से एक स्थिति तैयार हो जाती है जो आपको गरीबी की तरफ ले जाती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और समझे, जैसे इसी में आप देख सकते हैं कि अक्षमता, अक्षमता की अगर बात करें तो जैसे आप अयोग्य हैं, यानी कि मैं अगर बात करूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जैसे इतिहास में आप पढ़ोगे जो प्राचीन काल है आपका, तो प्राचीन काल में आपको पता चला होगा कि वो जहाँ पे शूद्र होते थे, उन शूद्रों को शिक्षा जैसी चीज़ों से क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। तो जब शिक्षा उनको नहीं मिल पाएगी तो क्या उनके लिए विकल्प सीमित नहीं हो जाएंगे, क्या उनके विकल्प खत्म नहीं हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस परिणाम को देखा जाता है एक गरीबी के रूप में। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि गरीबी केवल एक परिभाषा के रूप में नहीं देखी जा सकती। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आईएएस तैयारी के लिए, तो आपको याद रखना है कि यूपीएससी कभी भी जो प्रश्न पूछता है वो एक डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं पूछता।
आपके थॉट प्रोसेस पर वो प्रश्न रहते हैं। वो जानना चाहता है कि आप कितना सोच पाते हैं चीज़ों को, कितना समझ पाते हैं चीज़ों को। क्या केवल पढ़ने लिखने से अगर आईएएस बनता कोई व्यक्ति, तो हर व्यक्ति यहाँ पढ़ने लिखने में आगे बैठा हुआ है, लेकिन कभी भी आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करोगे, तब आप भले पढ़े लिखे हो, बढ़े तैयारी की है आपने, लेकिन सफलता आपके हाथ लगते लगते रह जाएगी, जो आप हमेशा पछताने के अलावा और कुछ सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा डीप एनालिसिस की तरफ बढ़ के देखा करिए। ठीक है, चलिए, तो अगर यहाँ गरीबी की बात हो रही है, तो गरीबी, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि गरीबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो है जिसकी मतलब जो कोई पाप मान लिया गया, किसी ने अभिशाप मान लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है गरीबी। गरीबी का मतलब ये है कि लोगों तक जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उनकी कमी का होना। ठीक है, अब परिभाषा के रूप में अगर आप देखें, तो हम परिभाषा के रूप में केवल इतना जान लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए, तो जब हम परिभाषा की बात करते हैं गरीबी की, ठीक है, तो गरीबी की जब परिभाषा की बात की जाती है, तो आप देखोगे इस परिभाषा में कई अलग अलग तरह की जो किताबों में अलग अलग परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, वरना आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ के तौर पे भी मिल जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं केवल बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, तो नोट जरूर करते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो जो भारत जैसे देश में अगर गरीबी की बात करेंगे हम, तो आप देखोगे कि भारत में जो गरीबी है उसको मापने के लिए सीधा एक फंडा कहा गया कि जो आधारभूत जरूरतें हैं, क्या चीज, आधारभूत, तो आधारभूत जरूरतें क्या हैं, जैसे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, ये बेसिक नीड है आपकी। और ये जो बेसिक नीड अगर कोई व्यक्ति पूरी नहीं कर पा रहा है, तो भारत में उसको क्या मान लेते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, गरीब है, यानी कि वो गरीबी के दुष्चक्र में, यानी कि वो गरीबी में। अब इसके पैमाने के लिए, इसके मापन के लिए कई सारे आधार हैं, कई कमेटियां बनी, कुछ अलग अलग चीज़ें हुई, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो गरीबी है इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, अगर इसमें जो मनुष्य है उसकी बुनियादी आवश्यकताएं जो है ना, अगर इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि इसकी पूर्ति की स्थिति नहीं हो पाती, तो उसे क्या मान लेते हैं हम लोग, उसे गरीब मान लेते हैं, उसे गरीब की श्रेणी में रख दिया जाता है भारत के रूप में। लेकिन आज के परिवेश में अगर हम वर्तमान की बात करें, तो इस वर्तमान के परिवेश में आप देखो, क्या रोटी, कपड़ा और मकान यही जरूरतें हैं? क्या आपके लिए शिक्षा जरूरी नहीं है? ठीक है, क्या आपके लिए स्वास्थ्य जरूरी नहीं है? क्या इंटरनेट जरूरी नहीं है? आजकल तो सारी चीजें इंटरनेट से आधारित है। मतलब आप देखिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें चल रही हैं और आप तक इंटरनेट नहीं है, तो क्या ये आपके लिए बेसिक जरूरत नहीं है? तो इसीलिए आप देखोगे कि जो गरीबी के प्रकार हैं, मुख्य रूप से आप, जो मैं भारत की गरीबी नहीं, मैं टोटल गरीबी की बात कर रहा हूं, और उसको अगर आप देखोगे तो आपको 3 डायमेंशन मिलेंगे, यानी कि 3 भाग में उसको देखा जा सकता है प्रमुख रूप से। ऐसा नहीं कि केवल यही, प्रमुख रूप से, जैसे निरपेक्ष गरीबी, ठीक है, और सापेक्षिक गरीबी, और जो तीसरा, जब वर्तमान की हम बात करते हैं तो एक नया डायमेंशन आपके सामने आता है, और इसे ही बोलते हैं बहुआयामी गरीबी, यानी मल्टी डायमेंशनल गरीबी। यानी हम देखना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों की आपूर्ति आपके पास हो रही है, जो आपके पास जो बेसिक नीडें हैं, जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, क्या वो फुलफिल हो पा रही हैं नहीं। अब सोचिए कि हम जो वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं, लोगों तक पैसे की पहुंच की बात कर रहे हैं, और लोगों के पास अपना एक अकाउंट ही नहीं है। क्या ये अकाउंट होना उसके लिए एक बेसिक नीड नहीं हो सकता? ठीक है, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने की, लेकिन लोगों के पास, जो घर की महिलाएं हैं, इन घर की महिलाओं के पास गैस तक नहीं है,
ये आज भी रोटी चूल्हे पे बना रही हैं। तो क्या ये बेसिक नीड नहीं है? तो हम इन्हीं सब चीज़ों को जब देखते हैं तो हम बहुआयाम की बात करते हैं, यानी कि कई आयामों की बात करते हैं, कई डायमेंशन की बात करते हैं, उसी को मल्टी डायमेंशनल गरीबी के रूप में देखा जाता है। और ये वर्तमान की जो स्थिति है ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन ये आपके लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसी में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो कुछ अलग अलग दी गई हैं, जैसे मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर गरीबी क्या है, और उसके बाद कुछ और चीज़ें देखेंगे कि गरीबी किस किस तरीके से किस किसने क्या क्या कहा है इसके बारे में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट ये कहती है कि गरीबी मात्र धन की कमी नहीं है, अपितु विकल्प एवं अवसर की कमी है जो गरिमामय जीवन के लिए जरूरी है। यानी कि मानव विकास रिपोर्ट का अनुसार ये माना जाता है, यानी कि ये कहती है मानव विकास रिपोर्ट कि केवल धन की कमी, आप ध्यान दीजिएगा, केवल धन की कमी ही गरीबी नहीं है, विकल्पहीनता भी होना क्या है, गरीबी है। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तब भी आप उसी गरीबी की एक श्रेणी में आ रहे हैं, अवसर नहीं मिल पा रहे हैं आपको, इसीलिए आप गरिमामय जीवन जीने के लिए सही डायमेंशन आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तब भी आप एक गरीबी के दुष्चक्र में बने हुए हैं। अर्थात आप ये देख सकते हैं कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं करने की स्थिति क्या है, गरीबी है। ठीक है, और न्यूनतम उपभोग की आवश्यकता क्या है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये 20वीं सदी की बात हो रही है। लेकिन अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी में कुछ और चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं, जैसे आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, पर्याप्त अवसंरचना नहीं है, यानी कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, और जो गरिमामय जीवन है ये अगर आपको गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल पा रहा है तब भी आप एक गरीबी की दुष्चक्र में बने हुए हैं। ठीक है, आगे समझते हैं कि जो रेगनर नरगसे हैं ये क्या कहते हैं। कोई व्यक्ति गरीब है ना, कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही होगी। देखिए, रेगनर नरगसे जी ये कहते हैं कि कोई जो व्यक्ति है ना, ठीक है, वो गरीब है क्योंकि वो क्या है, गरीब है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति गरीब है, अगर इसको शिक्षा ना मिले, स्वास्थ्य ना मिले, और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी चीज़ अगर इसको ना मिले, या फिर स्वच्छ पर्यावरण ना मिले, या फिर ये हो सकता है कि इसको संसाधन ना मिले, तो क्या होगा, ये उसी दुष्चक्र में फंस के रह जाएगा। यानी कि गरीब है और एग्जाम्पल तौर पे सोचिएगा कि उसके पास शिक्षा नहीं है, ठीक है, या वो स्वस्थ नहीं है, तो क्या वो सही से काम कर पाएगा, क्या वो रोजगार कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो उसी गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ रह जाएगा। इसलिए रेगनर नरगसे जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, और अगर बात करें अमर्त्य सेन जी की, तो ये कहते हैं कि गरीबी क्षमताओं का क्या है, अभाव है। ठीक है, हमने बात की थी कि अगर कैपेबल नहीं है कोई व्यक्ति, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो रोजगार यानी कि उस स्थिति को पार कर पाए, यानी कि गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ पाए, तब ये क्या हो जाएगा, वो इसी दुष्चक्र में फंस के रह जाएगा। ठीक है, तो रेगनर नरगसे जी जो कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और अमर्त्य सेन जी कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि क्षमताओं की बात मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस को नहीं कर रहा हूँ। अब गरीबी के प्रकार समझने पहले ये समझिएगा कि गरीबी के जो वर्गीकरण है, मापन के आधार पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ मिलेगा कि निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट गरीबी, बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल गरीबी, और सापेक्षिक गरीबी यानी रिलेटिव गरीबी की बात करते हैं। और ये जो रिलेटिव यानी कि जो सापेक्षिक गरीबी है,
ये सापेक्षिक कोई गरीबी नहीं होती। मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये कोई गरीबी नहीं है, ये कोई गरीबी है ही नहीं। लेकिन ये क्या बताती है? ये असमानता को बताती है, यानी इनइक्वालिटी को बताती है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि अगर मैं आपकी बात करूं, ठीक है, आप छोड़िए, मैं ये बात करता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति महीने का 5,000 रुपये कमाता है और एक कोई व्यक्ति है जो 10,000 कमाता है, तो क्या इसके एवज में कौन, ये गरीब हो जाएगा? लेकिन अगर एक और कोई व्यक्ति है जो 25,000 कमाता है, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। अब हो सकता है एक व्यक्ति 1 लाख कमाता है, तो इसके उसमें ये गरीब हो जाएगा। और हो सकता है 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति, इसके सामने कोई 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो क्या होगा, ये अमीर हो जाएगा और ये गरीब हो जाएगा। तो सापेक्षिक गरीबी इसी चीज़ को बताती है, यानी रिलेटिविटी को बताती है। ठीक है, इसलिए हम इसको गरीबी में सापेक्षिक गरीबी के रूप में देखते हैं। बहुआयामी गरीबी की बात करने से पहले आपको बता देता हूं कि निरपेक्ष गरीबी के बारे में हम समझेंगे पहले, लेकिन इससे पहले हमको ये जान लेना है कि गरीबी के प्रकार क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ गरीबी। तो गरीबी मापने के लिए हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर दी, और जो लाइन ड्रॉ हमने की, अब देखा गया कि ये लाइन ऐसा नहीं है कि कोई एक सीमा रेखा खींच दी। लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल तौर पे समझिए कि हम मंथली इनकम की बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति जैसे एग्जांपल तौर पे 33 रुपये व्यक्ति पर मंथ के हिसाब से कमा रहा है या खर्च कर रहा है, तो हम उसको उस गरीबी के उस इक्वल मान लेते हैं कि यानी कि ये व्यक्ति उस गरीबी रेखा को क्या कर रहा है, पार कर ले रहा है। यानी कि एक गरीबी की एक रेखा तय कर दी गई, और इस रेखा पे हमने कह दिया गया कि कोई व्यक्ति अगर 33 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे कि कई टाइप आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे क्रॉनिक पुअर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रांजिट पुअर बोलते हैं, और नॉन पुअर यानी कि गरीब नहीं है, वो हमेशा क्या होगा, उस रेखा से ऊपर होगा, तो वो हमेशा गरीबी से दूर होगा। तो जो क्रॉनिक पुअर हैं, इन क्रॉनिक पुअर को अगर आप देखें तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक हमेशा यानी कि ऑलवेज पुअर। इसका क्या मतलब है? तो ऑलवेज पुअर का मतलब ये होता है कि ये कभी भी इस रेखा को टच नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे की जो लाइन ड्रॉ की गई है, इस लाइन को कभी भी पार नहीं कर पाते। इसलिए आपने देखा होगा बीपीएल कार्ड जैसी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि अगर 33 रुपये कोई व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, गरीब मान लिया जाएगा, और एक रेखा हमने ड्रॉ कर दी। अब उसी में अगर आप देखेंगे जो यूजुअली पुअर क्या होता है कि कभी कभी अचानक से, जैसे एग्जांपल तौर पे समझिएगा कि कोई किसान है और वो खेती कर रहा है, अचानक से क्या हुआ कि उसकी खेती की जो फसल थी उसका सही दाम मिल गया और उसके पास कुछ अतिरिक्त क्या आ गया, धन आ गया। तो एक समय के लिए वो क्या होगा कि गरीबी से बाहर निकल के आ गया, लेकिन क्या हुआ, फिर वही उसी स्थिति में आ गया, उसी परिस्थिति में आ गया। या ये हो सकता है कि कोई एक मजदूर है या कोई एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या होगा कि इसको कुछ समय के लिए रोजगार अतिरिक्त मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा, उसके पास पैसे की सरप्लस हो जाएगा, यानी एक समय के लिए वो क्या हो जाएगा, इस लो पॉवर्टी लाइन को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो यानी कि कभी कभी ऐसी स्थिति उसके पास बन जाती है जो उस लो पॉवर्टी लाइन को पार कर जाती है, लेकिन हमेशा क्या होगा, वो एक स्थिति में गरीब बन के ही रहता है। ठीक है, ये होता है आपका क्रॉनिक पुअर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग ट्रांजिट पुअर की तरफ। ट्रांजिट पुअर जो होता है उसको भी हम यूजुअली क्या करते हैं कि 2 रूप में देखते हैं। एक होता है चर्निंग पुअर और दूसरा होता है ऑकेजनली जो पुअर होता है, यानी कि कभी कभी वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है, वरना वो हमेशा ऊपर रहता है। जो चर्निंग पुअर है, चर्निंग पुअर का मतलब यह है कि कभी वो गरीबी रेखा से ऊपर, कभी गरीबी रेखा से नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस तरीके से स्थिति इसकी बनी रहती है। इसी को चर्निंग पुअर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कभी रोजगार मिल गया तो वो उस रेखा से ऊपर आ जाएगा, रोजगार नहीं मिल रहा है तो गरीबी रेखा बना रहेगा। तो इस तरीके से चीजें उसके पास बनी रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन जो ओकेजनली पुअर हैं, यानी कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा किसान है और उसकी फसल अच्छी खासी चलती रहती है, लेकिन अचानक से अकाल पड़ गया या उसकी फसल मारी गई या कुछ ऐसा हुआ, तो एक समय के लिए वो गरीबी रेखा से नीचे आया, लेकिन फिर से स्थिति उसकी बदल जाएगी और वो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ओकेजनली पुअर।
ठीक है। एक होता है नेवर पुअर, यानी कि जो कभी गरीबी रेखा पे आता ही नहीं है, वो हमेशा से। अब सोचिए कि अंबानी का कोई बेटा है या कोई एक अमीर व्यक्ति है जो जिसका बाप हमेशा मतलब 10 से 20 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा रहा है। आप उसके घर जाइए, अब आप उससे कहिए कि बेटा गरीबी क्या होती है, तो उसे पता है कि वो उसके पिताजी हैं, वो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, वो खुद मतलब कभी भी उसको कहीं जाना होता है, छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी एक गाड़ी स्पेशल जा रही है, और उसके घर में फॉर्च्यूनर से नीचे कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन उसके यहाँ कोई व्यक्ति आता है जो ऑल्टो वगैरह जैसी चीज़ों से आए, हो सकता है बाइक से आए, ऑल्टो से आए, तो उसके लिए क्या है, वो व्यक्ति गरीब हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है चीज़ों पे, देखने पे, समझने पे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति क्या होंगे। जो नेवर पुअर है ये कभी इस गरीबी रेखा से नीचे नहीं होंगे, हमेशा क्या होंगे, ऊपर होंगे। ये थे आपके गरीबी के प्रकार। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, नहीं आई हो तो एक बार रिपीट करके दोबारा से समझने का प्रयास करना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और गरीबी का जो वर्गीकरण है मापन के आधार पर, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उसमें भी हम सबसे पहले जो निरपेक्ष गरीबी है इसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होती है निरपेक्ष गरीबी, इसको समझते हैं। तो देखिएगा, निरपेक्ष गरीबी से अभिप्राय ऐसी गरीबी से है जिसमें व्यक्ति के पास न्यूनतम आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं, यानी कि उसके पास ऐसे भी संसाधन नहीं हैं जो रोटी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान जैसी चीज़ों को फुलफिल कर सके। अब सोचिएगा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने कई समस्याओं के साथ साथ हम उस स्थिति में तो थे कि हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन कई सारी समस्याओं ने हमें घेरा हुआ था। जैसे रोटी की ज़रूरत थी, लोग भुखमरी के शिकार थे, जो कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने क्या स्थिति की थी हम भारतीयों की, कि ड्रोन थ्योरी ऐसी चीज़ें आप पढ़ते होंगे कि सब कुछ यहाँ से लूट के ले जा चुके थे वो लोग। तो कई सारी समस्याएं थी, और उन समस्याओं के सामने आप देखोगे कि जैसे रोटी पाने की, कपड़ा पहनने की और मकान बनाने के लिए एक स्थिति बनी हुई थी, यानी कि गरीबी थी, बेरोजगारी थी, लाचारी थी। और इसको दूर करने के लिए हमें पहले ये पता करना ज़रूरी था कि इसको ये किस किस व्यक्ति के पास गरीबी, यानी कि कौन व्यक्ति गरीब है, ये तय करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। और इसीलिए हमने देखा कि कई सारी कमेटी बनाई और उन कमेटियों ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी, और उसी आधार पे हमने आगे वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास किया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी की, तो निरपेक्ष गरीबी का मतलब यही होता है कि जब भोजन जैसी जो मूलभूत आवश्यकता है उनको भी पूर्ति ना हो पाए, तो उसे गरीबी को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष गरीबी बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं पे जो विश्व बैंक है, आपका वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन के हिसाब से $2.15 खर्च नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब की श्रेणी में आता है। ठीक है, और भारत में इस गरीबी के मापन के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निर्धनता रेखा जो मैंने आपको बताई थी कि पॉवर्टी लाइन यानी बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो ये एक पैमाना है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, और इस लाइन के आधार पर हमने बता किया कि अगर जैसे एग्जाम्पल तौर पर 33 रुपये अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है यानी खर्च कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या मान लिया जाएगा, इस रेखा के आसपास का माना जाएगा। और अगर इससे इतना भी कमा नहीं पा रहा है तो उसके नीचे मान लिया जाएगा, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें तय की जाती हैं। अब भारत में जो गरीबी का जो मापन है वो कैसे किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि अगर हम भारत जैसे देश की अगर बात करें, तो मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा था कि गरीबी को मापने से पहले हमको ये पता करना था कि गरीब कौन है। ठीक है, और इस गरीब को पता करने तक हमें ये करना होगा कि हमें पहले सर्वे कराना होगा, पता करना होगा कि जो बेसिक नीड है, यानी कि जो मूलभूत जो आवश्यकता है, इसकी पूर्ति किस व्यक्ति की नहीं हो पा रही है। यानी कोई व्यक्ति भूखे पेट सो रहा है, यानी कि उसके पास रोटी नहीं है। क्या कोई व्यक्ति नंगे शरीर से घूम रहा है, क्या उसके पास
कपड़े नहीं हैं, क्या व्यक्ति फुटपाथ पे सो रहा है, क्या उसके पास मकान नहीं है। अगर ये मूलभूत आवश्यकताएं अगर व्यक्ति के पास नहीं है, तब हमने मान लिया कि वो व्यक्ति क्या है, गरीब है और वो गरीबी का शिकार है। और ये जो गरीबी होती है ना, ये गरीबी आप देखोगे कि जो व्यक्ति गरीब है, आप उसको आर्थिक रूप से गरीब है तो आप देखोगे उससे समाज भी उसे सही वरीयता नहीं देता। आप देखिएगा कहीं बस्ती है, कहीं एक तरफ आप जैसे बड़े शहरों में चले जाइए तो एक तरफ जो है झुग्गी झोपड़ी बनी हुई, एक तरफ बड़े बड़े महल बने हुए हैं, तो कभी भी वो अच्छी दृष्टि से समाज इसको नहीं देखता है। और जो समाज है आपका, इस समाज हमेशा इसको एक हे नज़र से देखता है। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थिति ऐसी बन जाती है, लोग अपने आप में क्या होते हैं, कुंठित होने लगते हैं और मोटिवेशन उनको नहीं मिल पाता, काम करने की इच्छा उनकी नहीं हो पाती। वो एक ऐसा मतलब माहौल तैयार हो जाता है उनके लिए कि वो व्यक्ति खुद में ही अनकॉन्फिडेंट होने लगते हैं। आप देखोगे कि लोग गुजारिश करना शुरू कर देते हैं, लोग पैरों में गिरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो गरीबी एक इतनी भयावह स्थिति हो जाती है। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको दूर करने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि गरीब कौन है, तब जा कर के हम लोगों की गरीबी को दूर कर पाएंगे। तो पहले ये समझा गया कि रोटी कपड़ा अगर मकान दे दिया जाए तो ये व्यक्ति कैपेबल हो जाएंगे, यानी कि अगर भोजन उनको मिल पाएगा, रोटी मिल पाएगी तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कपड़े दे दिए जाएंगे तो लोग आना जाना और रोजगार पे जाने की जैसी स्थिति बन जाएगी। और रहने के लिए अगर घर दे दिया जाए तो फुटपाथ पर रह करके जो स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं लोगों के, वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें करने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको पता लग रहा होगा कि केवल रोटी कपड़ा और मकान देने से लोगों की गरीबी मिट जाएगी? क्या उनको शिक्षा नहीं देनी पड़ेगी? क्या उनको अच्छी हेल्थ की बात नहीं करनी पड़ेगी? क्या समाज में उनको प्रतिष्ठा सम्मान नहीं देना पड़ेगा? तो आप जानोगे कि केवल रोटी कपड़ा मकान से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और देखिएगा कि वर्तमान तक स्थिति में अभी भी आपको, जब मैं आपको जो कमेटियां हैं जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी, आपको हास्यास्पद लगेंगी कुछ चीज़ें। कई बार ऐसा हुआ, और सरकारें इस चीज़ को जानती सब हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है ये सब जानती हैं, समाज आपका हर चीज़ देखता है, लेकिन कभी भी इसको बहुत ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा फैलाव तरीके से कभी भी इस डेटा को चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि कई बार सरकारें भी इस पर निर्भर करती हैं। और अब सोचिएगा कि अगर ये 33 रुपये का मैंने आंकड़ा आपको बताया, अगर ये बढ़ा करके 100 रुपये कर दिया जाए तो आपको पता है कि डेटा की स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह हो जाएगी। लोग इतने ज़्यादा गरीबी में आ जाएंगे, दिखने लगेंगे। ये ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ, तो लोगों की जो मानसिकता है, जो धारणा है, वो आपको देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ बहस ज़्यादा ना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।